जैसे कि जो काफी उछले हुए देश होते हैं या कोई मुद्दे होते हैं वहां से भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए बांग्लादेश उस समय काफी चर्चित था ना, तो बांग्लादेश से बना मंगला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो ये दिया था आपके न्यूजीलैंड ने। डी सही विकल्प होगा। अगला है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अब यहां से आगे हो गया हिंदी साहित्य शुरू। ठीक है, जिसने अब हिंदी साहित्य नहीं देखना तो वो स्किप कर सकता है यहां से। फिर निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो जो आर्य भाषा में शामिल नहीं होगा तो वो है विकल्प ए, अरबी। जो अरबी है ये आर्य भाषा में नहीं है, बाकी फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी ये सारी की सारी आपकी आर्य भाषाओं में सम्मिलित होगी। अगला प्रश्न है 32, कालिंजर और राजकुमार कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन निम्नलिखित में से किस रचना में किया गया है? तो ये किया गया है इंद्रावती में। तो इंद्रावती यहां सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है 33, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। मीराबाई की उपासना थी माधुर्य भाव की, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो जो ये कथन था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था मीराबाई जी के लिए। यहाँ से आपको ये भी स्पष्ट हो सकता है कि जो मीराबाई थी ये किस भगवान की उपासना करती थी, तो ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती थी। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मीराबाई किस भाव की पूजा करती थी, कि क्या दास्य भाव से संबंधित थी या फिर सख्य भाव से थी या फिर माधुरी भाव से? तो मीराबाई माधुरी भाव की अर्चना करती थी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य ने कितने प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य के द्वारा 2 प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की गई है। विकल्प ए यहां सही होगा। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित ग्रंथों का काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो काल के अनुसार सही अनुक्रम होगा तो वो होगा विकल्प बी। सबसे पहले काव्य दर्शाएगा, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य प्रकाश और सबसे अंत में साहित्य दर्पण। फिर देखिए यहां से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा इतिहास ग्रंथ किसका है? तो जो काव्यदर्श है अगर ये पूछा जाएगा आपका तो काव्यदर्श हो जाएगा आपका आचार्य दंडी का, समय इनका है 7वीं शताब्दी का। फिर जो ध्वन्यालोक है ये आपका आचार्य आनंदवर्धन का होगा, इनका समय है 9वीं शताब्दी। फिर जो काव्य प्रकाश है ये हो जाएगा आपका मम्मट का, इनका समय है 11वीं शताब्दी। और जो साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार कौन होंगे? तो साहित्य दर्पण के हो जाएंगे आपके विश्वनाथ जी, आचार्य विश्वनाथ जी, इनका समय 14वीं शताब्दी है। तो इन आचार्यों का, इनके समय का भी आपने ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपके समक्ष लाया हूं। अगला प्रश्न देखिए 36 है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है ये बताना है। तो जो सही विकल्प होगा विकल्प ए, बामन सबसे पहले आएंगे, फिर भोजराज आएंगे, फिर रुय्यक आएंगे, फिर जो विश्वनाथ आएंगे। तो इस प्रकार से जो सही विकल्प होगा विकल्प ए होगा। फिर देखिए इनका समय भी आपको बता देता हूं, जो बामन है इनका समय है 8वीं शती। क्या है? बामन का 8वीं शती है। और जो उसके पश्चात भोजराज है, भोजराज का समय 11वीं शती होगा। फिर रुय्यक है, रुय्यक का समय है 12वीं शती। और सबसे अंत में विश्वनाथ है, इनका समय क्या है? इनका समय है 14वीं शती। यहाँ से इनका समय तो ये क्लियर हो गया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी आपको याद रखनी है। जैसे बामन है, समय 8वीं शती है, इनकी जो पुस्तक का क्या नाम है?
काव्य अलंकार सूत्र। फिर भोजराज है, भोजराज का समय क्या है? तो भोजराज का समय 11वीं शती है। इनकी पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। फिर रुयक हैं, रुयक का समय 12वीं शती है। इनके जो इतिहास का इनकी जो पुस्तक का नाम है अलंकार सर्वस्व। इसके पश्चात जो विश्वनाथ हैं, इनका जो समय क्या होगा? समय 14वीं शती है और इनकी पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण। तो ये याद रखना है। इस तरह से आपको कई प्रश्न मैंने एक ही प्रश्न के अंदर बता दिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। अगला प्रश्न देखिए 37। सूर समाना चंद में देहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुर बिला लेख। उपयुक्त दोहा इसके रचयिता कौन होंगे? तो इसके जो रचयिता हैं कबीरदास होंगे। विकल्प ए यहाँ पर सही। अगला प्रश्न है 38। निम्नलिखित क्या है? विद्यापति निम्नलिखित में से किस राजा के यहाँ विद्यमान थे? तो जो ये प्रश्न है विद्यापति, तो जो सही विकल्प माना गया है बोर्ड के द्वारा, तो वो माना गया है विकल्प डी, राजा शिव सिंह के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प, प्रश्न गलत होना था। ये क्यों होना था प्रश्न गलत? तो यहाँ होना था निम्नलिखित में से विद्यापति किस राजा के यहाँ पर विद्यमान नहीं थे। क्योंकि जो देखिए गणपति ठाकुर के वहां पर भी विद्यमान थे, कीर्ति सिंह के पास भी विद्यमान थे, राजा शिव सिंह के पास भी विद्यमान थे, परंतु रानी लक्ष्मी देवी के वहां पर विद्यापति नहीं विद्यमान थे। तो इसलिए सी यहाँ पर सही विकल्प होना था, परंतु इन्होंने गलत प्रश्न पूछा है तो गलत रहने नहीं देंगे। गलत प्रश्न पूछा है तो सही हमने कर दिया है इसको कि विद्यापति किसके यहाँ पर विद्यमान नहीं थे, तो वो थे सी, रानी लक्ष्मी देवी के पास विद्यमान नहीं थे, और जिनके पास थे तो वो है ये तीनों। और देखिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एचपीपीजीटी हिंदी के लिए, तो एचपीपीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी आपको अब अवेलेबल कर दी गई है और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो उनको आप देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनकी जानकारी आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप करके। अगला प्रश्न है 39। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के संदर्भ के संबंध में जो सही बात नहीं होगी तो वो देख लेते हैं, तो वो है विकल्प डी। क्या आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है? क्या है? आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कहानी के संदर्भ में नहीं कहा है। बाकी जो कहा है तो वो है गीत की तरह कथा कहानी भी मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है। बिल्कुल सही। कहानी का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। सही है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं। तो ये भी सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए 40। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सुनी से डरावन लागे बिरह आगिन मोहि डस डस जाए। तो जो उपयुक्त दोहा है ये किस कवि का है? तो जो ये दोहा होगा तो ये है आपके अमीर खुसरो का। किसका? अमीर खुसरो का। आपको अमीर खुसरो के संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूं, अब देखिए आपकी परीक्षा तो नजदीक आ रही है धीरे धीरे, ठीक है, तो आपके लिए रोज इस तरह का एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का वीडियो लाता रहूंगा। क्यों? ताकि इससे आपको देखिए आपका रिवीजन भी होता रहे, आपको थोड़ा सा कुछ नई चीजें भी पता चलती रहे, ठीक है ना। तो यही सोचकर आपके समक्ष वीडियो लाता रहूंगा, चाहे कैसे भी किसी भी टाइम पर लाता रहूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चन डिस्कस किया करूंगा 20 से 25 और इसमें थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दिया करूंगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ आपको और तथ्य पता चलते रहेंगे और आपका ये प्रश्न बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने देखा कि जो प्रश्न संख्या 40 है इसका सही उत्तर होगा ए, अर्थात अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कभी भविष्य में तो आप सही कर सकते हैं कि जो अमीर खुसरो है इनका पूछा जाएगा, इनका समय कब का है? 1253 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1325 में हुई थी। एक और प्रश्न यहाँ से भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो अमीर खुसरो है इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। एक और प्रश्न
एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। इसके पश्चात ये भी पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। फिर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि च मन तूतीय हिंदुम अर रास पुरसी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। तो ये भी आपकी अमीर खुसरो की ही पंक्ति है। इसके पश्चात एक और इनकी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, कौन सी है वो? हाँ, देखिए ये एक हाल ही में काफी चर्चित गाना भी था, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुर्राए नैना बनाए बतियां। ये जो काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है इनकी, किसकी? अमीर खुसरो की। इसी के साथ एक और है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस चल खुसरो घर अपने रेन भई चहुदेस। तो ये पूछा जाता है इतना ही कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की है। और ये पंक्तियां तो इतनी ही यहाँ पर इनकी काफी महत्वपूर्ण है। फिर इनकी जो देखिए रचनाएं पूछी जाती हैं कि रचनाएं इनकी कितनी मानी जाती हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं मानी जाती है 100 के आसपास, परंतु जो काफी जो मिलती नहीं है, जो मिली हैं वो हैं, जैसे कि खालिक बारी इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है, पहेलियों के लिए चर्चित है, मुकरियां और दो सुखने और गजल भी इनके द्वारा लिखी गई है। और अमीर खुसरो की पहेलियों में मुकरियों में उक्ति वैचित्र्यता की प्रधानता है, उक्ति वैचित्र्यता की ज्यादा प्रधानता रहती है। फिर जो अमीर खुसरो है, इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पे कितने राजाओं का आरोहण देखा है? तो 11 राजाओं का आरोहण इन्होंने देखा है। फिर चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? आई ए रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है, तो सही विकल्प होगा विकल्प सी, द मैन एंड हिज वर्क। ये पुस्तक आई ए रिचर्ड्स की नहीं होगी। तो जो होगी तो वो हैं 3 यहाँ पर, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, द फिलोसफी ऑफ रिहेटोरिक, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये सही होंगे, 3 पुस्तकें इनकी है परंतु चौथी नहीं है। अगर पूछा जाता कि आई ए रिचर्ड्स का फुल फॉर्म क्या है? ईवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स ये फुल फॉर्म है। समय इनका पूछा जाएगा तो 1893 इनका समय होगा। अगला प्रश्न आया यहाँ पर 42, निम्नलिखित में से कौन सा छंद पृथ्वीराज रासों में प्रयुक्त नहीं है? नहीं की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो मुख्य छंद है जो इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है तो वो है चौपाई छंद। ये पृथ्वीराज रासों में प्रयोग में नहीं लाया गया है। बाकी कवित, दोहा, त्रोटक, ये तीनों ही छंद पृथ्वीराज रासों में प्रयोग में लाए गए हैं। यहाँ पर ये भी प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है जैसे कि जो पृथ्वीराज रासो है, ये किसका इतिहास ग्रंथ है या किसके द्वारा इसे लिखा गया है पृथ्वीराज रासो को? तो पृथ्वीराज रासो को लिखा गया है चंद बरदाई के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण है और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा स्वीकार किया गया है। इसमें देखिए पृथ्वीराज रासो का नाम आ गया तो आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ। पृथ्वीराज रासो इसमें वीर रस है। क्या रस है? वीर रस है। और अध्याय इसमें 69 है। भाषा इसकी डिंगल है और ये प्रबंधात्मक काव्य प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ये भी ध्यान रखना है आपने, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। फिर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और इनका जो लिखा गया पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मिश्र बंधुओं ने भी कहा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई ही हैं। ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में मिश्र बंधुओं ने कहा। इसी के साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक माना? जो मुख्य हैं वो बताऊंगा मैं आपको। प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधुओं ने, और अप्रमाणिक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अर्ध प्रमाणिक माना है दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो पृथ्वीराज रासो है इसमें छंदों की संख्या कितनी है? छंद तो इसमें है 68 और अध्याय इसमें कितने हैं? 69। और ये भी प्रश्न बनता है कि जो पृथ्वीराज रासो में छंद अध्याय हैं इन्हें क्या कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में अध्यायों को कहा गया है समय। क्या कहा गया है? समय।
इसी के साथ आगे देखिए, पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। जो प्रमुख हैं तो वो है कवित, छपय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा। और जो चंद को विशेषज्ञ में माना जाता है एक छंद का, तो वो है छप्य छंद का विशेषज्ञ, जो आपके चंद को कहा जाता है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में लिखा है। और डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जैन ने कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। यह प्रश्न भी बनता है कि सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना किसने और किस आधार पे? तो डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम इसे अप्रमाणिक माना, जो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ है जैनक का, उसके आधार पर। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया? तो चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहन ने पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को। और आगे भी है, जैसे कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में क्या कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। फिर है हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है आपका बिसल देव रासो में। और अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग कौन सा है? तो कयामस बद नाम से एक महत्वपूर्ण सर्ग पृथ्वीराज रासो में है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में रहता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। तो ये किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जो हम सीरीज चलाए हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, वहां पर मैं आपको ये कथन कितनी बार बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है 44। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें गुरु नानक देव जी के बारे में सही हैं? गुरु नानक देव जी के बारे में जो सही कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। तो इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, जो सही होंगी तो वो चलते हैं उसी तरफ। एक तो माना है, दूसरा क्या? हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य उपासना के स्वरूप के प्रति इनके मन में स्वाभाविक आकर्षण था। बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है, उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों का भ्रमण किया है। तो ये सही माना है रामचंद्र शुक्ल ने गुरु नानक देव के संबंध में। जो सही नहीं है वो भी देख लेते हैं। गुरु नानक देव आरंभ से भक्त नहीं थे। तो ये गलत है। जो गुरु नानक देव है ये आरंभ से कि बचपन से ही भक्त पैदा हुए थे। बचपन से ही जो संतों की मंडली थी उनके साथ भी उनके पीछे पीछे जाते रहते थे। अगला है, विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से भी उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर ना हो सका। तो गलत है ये। विभिन्न स्थानों के भ्रमण करने से उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर हो गया था। ना होने का सवाल नहीं है, स्थिर हो गया था। ये सारे कथन कहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में। परंतु सही होगा विकल्प सी, क्योंकि सही तरह से लिखा गया है 2 और 3 में ही। अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति के कवि हैं। तो बताना है कृष्ण भक्ति के कवि कौन कौन से माने जाते हैं। तो देखिए यहां पर है विकल्प 4। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 3, 4 और 5। 3 में है आपके हित हरिवंश, ये भी जो हित हरिवंश है ये भी माने जाते हैं आपके कृष्ण भक्त कवि। ध्रुवदास ये भी माने जाते हैं। परमानंद दास ये भी माने जाते हैं। और जो अष्टछाप के कवि हैं ये सारे भी आपके कृष्ण भक्ति के कवि माने जाते हैं, अष्टछाप के। ठीक। बाकी नावादास और हृदय राम ये राम भक्ति के कवि माने जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं हैं। तो बताना है केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो केशवदास की रचना एक तो हो गई कवि प्रिया, और जो दूसरी होगी रसिक प्रिया, तीसरी हो गई बीरसिंह देवचरित। ये 3 है केशवदास की रचनाएं। बाकी सही हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी वाला। अगर देखिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केशवदास को किसने भक्ति काल के अंतर्गत रखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया था।
और जो बाद के कवि हैं उन्होंने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक भी स्वीकार किया है। इनका समय 1555 ईस्वी मानी जाती है। 1555 में इनका जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है 47। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जो प्रस्तुत काव्य पंक्ति है इनके रचयिता हो जाएंगे आपके सूरदास। विकल्प बी यहां सही होगा, सूरदास। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति परंपरा के संबंध में क्या क्या सही कथन माने हैं वे देख लेते हैं। तो एक तो माना है इनमें अर्थात कृष्ण भक्त कवियों में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर बड़े विस्तार के साथ व्यंजना की गई है। और जो दूसरा सही कथन माना है तो वो है उनके लोकपक्ष का समावेश उसमें नहीं है। उनके लोकपक्ष का समावेश उसमें नहीं है कृष्ण भक्ति परंपरा में। तो ये सही हो जाएगा विकल्प ए यहां पर। अगला प्रश्न है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये चैतन्य महाप्रभु हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु है फिर देखिए आगे है प्रश्न संख्या 50। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है। तो क्या कहा है? एक तो कहा है सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना करते हैं। दूसरा है सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी बाग दग्धपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। तो ये दो कथन कहे हैं रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के संबंध में। तो देखिएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये लेक्चर था। ज्यादा लंबा ये खींच गया, थोड़ा सा ज्यादा व्याख्या आपको दे दी। तो यहाँ पर हमने 50 तक प्रश्नों को डिस्कस किए। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। जो ये सीरीज अब आपके समक्ष में इसी तरह से लाता रहूंगा। जैसे देखिए अभी तो आपको मैं कॉलेज कैडर का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, इसके 4 पार्ट आपको करवा दूंगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होंगे और व्याख्यात्मक ये वीडियोज रहेंगी, परीक्षा तक आपको मिलते रहेंगे ये। इसके पश्चात आपको मैं नेट का क्वेश्चन पेपर भी लेकर आऊंगा, उसकी भी अच्छे से व्याख्या करवाऊंगा। नेट के बाद आपको करवाऊंगा HP सेट का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सेट का, क्योंकि उससे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी कोई हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं तो उनको भी मैं करवाऊंगा आपको। आपको भी लगता है कि कोई परीक्षा हाल ही में हिंदी साहित्य से संबंधित हुई है और आपके पास उसके प्रश्न पत्र हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, ताकि जितने भी प्रश्न आपको कहीं से आने वाले की संभावना होगी तो उनको करवाता रहूंगा आपको, ताकि अच्छे से व्याख्या मिल सके। उत्तर तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे, परंतु व्याख्यात्मक प्रश्न के उत्तर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से ये चीजें करवाऊंगा मैं। ठीक है ना? तो चलिए अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आप हमारे HPPGT हिंदी के बैच में एनरोल नहीं हुए हैं तो समय रहते एनरोल होइएगा। धन्यवाद।